कॉमर्स की वन लाइनर एमसीक्यूज़ में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जो कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रश्न नंबर है कि एक अवयस्क साझेदार को साझेदारी फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। यानी कि एक अवयस्क को साझेदारी फर्म में साझेदार तो बनाया जा सकता है, लेकिन किसके लिए? क्योंकि एक वो नाबालिग साझेदार है, अभी हमारे भारतीय कानून के हिसाब से वो भी वयस्क नहीं हुआ है, बालिग नहीं हुआ है, तो उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जब एक अवयस्क को साझेदारी फर्म में साझेदार बनाया जाता है तो उसको केवल और केवल लाभ के लिए ही साझेदार बनाया जा सकता है। एक अवयस्क साझेदार न तो किसी दूसरे साझेदार पे वाद प्रस्तुत कर सकता है और न ही अन्य साझेदार इसके ऊपर कोई वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, 1872 के अधिनियम के अकॉर्डिंग, यानी कि कुछ विशेष परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही साझेदारी फर्म में एक अवयस्क साझेदार को साझेदार बनाया जा सकता है, वो भी केवल लाभ के लिए। अगर वयस्क होने के बाद भी ये अवयस्क साझेदार साझेदारी फर्म में बने रहना चाहता है तो उसको वयस्क होने के 6 महीने के पहले एक सार्वजनिक सूचना देनी होगी कि वयस्क होने के बाद भी वो फर्म में साझेदार बने रहना चाहता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान देंगे कि एक अवयस्क साझेदार अगर किसी फर्म में साझेदार बना रहना चाहता है तो उसको वयस्क होने के 6 माह पहले एक सार्वजनिक सूचना देनी होगी कि वो उसी फर्म में साझेदार बना रहना चाहता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, ऐसी व्यवस्था जिसमें कर्ता को छोड़कर बचे हुए सभी सदस्यों का दायित्व तो सीमित होता है। यानी कि ऐसी ये व्यवस्था जिसमें एक सदस्य का दायित्व तो असीमित होता है, बाकी सभी सदस्यों का दायित्व तो सीमित होता है और एक सदस्य का दायित्व तो असीमित होता है, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त हिंदू परिवार। संयुक्त हिंदू परिवार में एक व्यक्ति यानी कि जो मुखिया होता है, कर्ता होता है, उसका दायित्व तो असीमित होता है और शेष बचे व्यक्तियों का दायित्व तो सीमित हो जाता है और कर्ता का दायित्व तो असीमित होता है। संयुक्त हिंदू परिवार में जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है वो संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य बन जाता है। ठीक है, यानी कि जन्म के आधार पर ही इसमें एंट्री हो जाती है बिजनेस में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, वयस्क होने पर यदि एक अवयस्क साझेदार फर्म के साझेदार के रूप में बने रहने का चुनाव करता है तो वह फर्म की श्रेणी के प्रति दायी होगा अपने। यानी कि एक अवयस्क साझेदार था और वो वयस्क हो गया है, उसके बाद भी वो फर्म में साझेदार बने रहना चाहता है, तो उसके फर्म में की जो आने की तिथि है वो कब से मानी जाएगी? तो उसके फर्म में जो आने की तिथि है वो मानी जाएगी, ऑप्शन नंबर बी होगा, फर्म की लाभ प्राप्त होने की तिथि से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्म के लाभ प्राप्ति की तिथि से ही उसको फर्म का साझेदार माना जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, साझेदारी फर्म की रजिस्ट्री ना कराने पर एक साझेदार को क्या क्या मिल सकता है या वो क्या क्या कर सकता है। यानी कि अगर किसी साझेदारी फर्म का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लाभ में हिस्सा नहीं प्राप्त कर सकता, बी है अपनी पूंजी पर ब्याज नहीं ले सकता, सी है फर्म के संचालन में भाग नहीं ले सकता और डी है अन्य साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो साझेदारी का अगर पंजीकरण नहीं कराया गया है तो कोई बात नहीं है, साझेदारी बस कुछ विशेष लाभों से वंचित रह जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है तो उसको लाभ में हिस्सा नहीं दिया जाएगा या उसको उसके पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा या उसके फर्म के संचालन में भाग लेने से रोका जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, साझेदारी फर्म की रजिस्ट्री न कराने की दशा में साझेदार को लाभ भी दिया जाएगा, उसको उसकी पूंजी पर ब्याज भी दिया जाएगा और फर्म के संचालन में वो भाग भी ले सकता है। बस वो एक काम नहीं कर पाएगा, वो ये है कि वो अन्य साझेदारों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अन्य साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 5 है, गत्यारोध साझेदार होता है, यानी गत्यारोध टाइप के जो पार्टनर होते हैं वो किस टाइप के पार्टनर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सीमित अधिकार वाले साझेदार, बी है सुसुप्त साझेदार,
सी है नाम मात्र का साझेदार और डी है विशेष परिस्थितियों में साझेदार। गत्यारोध साझेदार उस साझेदार को कहा जाता है जो पार्टनरशिप फर्म में विशेष परिस्थितियों में साझेदार बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जैसे कि आप मान लीजिए कि 50 पार्टनर हैं, या आप मान लीजिए कि 20 पार्टनर हैं, 30 पार्टनर हैं, कितने भी पार्टनर हैं। ऐसा हुआ कि कोई कोर्ट कचहरी का मसला आ गया या पुलिस कचहरी का मसला आ गया, कोई ऐसी कंडीशन आ गई और एक पार्टनर वहाँ पर है और एक पार्टनर वो उसी विभाग में काम कर रहा है। तो अब उसका क्या है कि अपने दोस्त हैं उसके और अपने पार्टनरशिप को बचाना है, चूँकि दोस्त चाहते हैं कि ये दोस्त हमारा साथ दे दे ताकि हमारी पार्टनरशिप बन जाए, बच जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो आदमी जो पहले से पार्टनर नहीं था, वो सिर्फ अपनी दोस्ती को रखने के लिए विशेष परिस्थिति में यानी कुछ समय के लिए वो जजेस के सामने या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो इनकी पार्टनरशिप फर्म को अवैध ठहरा रहा है, उस कंडीशन में कुछ समय के लिए वो पार्टनर बन जाता है। तो ऐसे ही पार्टनर को हम बोलते हैं गत्यारोध साझेदार, यानी कि विशेष परिस्थितियों में जो साझेदार बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं गत्यारोध साझेदार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय पक्षकार पर अभियोग नहीं कर सकता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय पक्षकार पर अभियोग नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है एकाकी व्यापार, एकाकी स्वामित्व, बी है साझेदारी फर्म के साझेदार, सी है कंपनी और डी है अपंजीकृत फर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अपंजीकृत फर्म में साझेदार जो है एक तृतीय पक्षकार पर अभियोग नहीं कर सकते या कोई वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 7 है निम्नांकित में से कौन सी प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है, यानी कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि प्राथमिक रिकॉर्ड यानी कि जनरल प्राथमिक डाटा जो रिकॉर्ड करती है उसको हम बोलते हैं जनरल। ठीक है, और सेकेंडरी हमारी होती है खाता बही। तो ये हमारी जनरल होती है, ये प्राथमिक रिकॉर्ड पुस्तक होती है, और खाता बही जो होती है वो हमारी अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक होती है। तो ऑप्शन में कह रहा है ऑप्शन नंबर ए है खाता बही, बी है रोकड़ बही, सी है विक्रय पुस्तक, डी है देय विपत्र पुस्तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि खाता बही जो है ये प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है बल्कि द्वितीयक रिकॉर्ड की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 8 है क्रेडिट नोट जिस लेखा पुस्तक में लेखा करने का वाउचर होता है वह पुस्तक होती है, यानी कि क्रेडिट नोट का मतलब ये हुआ दोस्तों कि सेल्स रिटर्न की बात हो रही है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि परचेज रिटर्न हमारा होता है डेबिट और क्रेडिट होता है, और सेल्स रिटर्न हमारा होता है डेबिट। यानी किसी से हम कोई माल बेचे हैं, ठीक है, और बेचा हुआ माल अगली पार्टी जो है यानी कि जिसने माल को ख़रीदा है वो किसी भी वजह से, चाहे वो माल ख़राब हो चाहे माल में कोई कमी निकल आई हो, तो उस कंडीशन में वो अपने को माल वापस करता है, तो उसका लेखा किस वाउचर में किया जाएगा दोस्तों? तो उसका लेखा जो है हमारे सेल्स रिटर्न बुक में किया जाएगा, यानी कि विक्रय वापसी बही में किया जाएगा। सेल्स रिटर्न ये हमारा डेबिट होता है और परचेज रिटर्न अपना क्रेडिट होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 है साझेदारी के गठन के लिए साझेदारों के बीच लिखित अनुबंध को क्या कहलाते हैं, यानी कि कुछ पार्टनर साझेदारी को चलाने के लिए जो आपस में लिखित या मौखिक अनुबंध करते हैं या जो एक पेपर पर लिख करके अपनी पार्टनरशिप फर्म को चलाने का नियम और कानून बनाते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो उसको जाना जाता है पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलेंगे साझेदारी, ठीक है, साझेदारी संलेख के नाम से जाना जाता है। यानी कि सभी साझेदार मिलकर के जो आपस में लिखित या मौखिक रूप से साझेदारी फर्म को चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाते हैं उसको हम साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। और साझेदारी संलेख को साझेदारी अंतर नियम के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि साझेदारी संलेख को और किस नाम से जाना जाता है, तो साझेदारी संलेख को साझेदारी अंतर नियम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर अपना इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा कि साझेदारी के गठन के लिए साझेदारों के बीच लिखित अनुबंध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी साझेदारी संलेख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, एक साझेदारी अस्तित्व में आती है, यानी कि जब दो या दो से अधिक साझेदार आपस में इकट्ठा होते हैं और उनका मकसद होता है कि किसी व्यापार को करना और भविष्य में जो भी लाभ होगा उसको आपस में बराबर बराबर अनुपात में बांट लेना। तो ये इतना करने से पहले वो ऐसा क्या करते हैं कि उनका ये काम जो है अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से अनुबंध करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, तो साझेदारी जो अस्तित्व में आती है वो अनुबंध के द्वारा आती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक साझेदारी अस्तित्व में आती है अनुबंध के द्वारा। प्रश्न नंबर 11 है, फर्म के दायित्वों के लिए कौन उत्तरदायी होता है। यानी कि एक फर्म है जिसमें मान लीजिए आप मैक्सिमम 50 पार्टनर काम कर रहे हैं, और अगर कोई ऐसी मुसीबत आ गई कि जिसका असर जो है फर्म के ऊपर पड़ रहा है, यानी कि सभी साझेदार उसमें शामिल हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में सभी साझेदार उसके लिए दायित्व होंगे। न एक साझेदार होगा, न कुछ साझेदार होंगे, न उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसमें सभी साझेदारों जो है उत्तरदायी होंगे अगर फर्म पे किसी भी तरीके की कोई आंच आ जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर फर्म हमारा कोई ऐसा काम कर रहा है जो इलीगल काम है और गवर्नमेंट से उसको नोटिस आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि किसी फर्म में काम करने वाले कोई एक साझेदार उसका उत्तरदायी होगा, बल्कि सभी साझेदार बराबर बराबर उसके जो है हिस्सेदार रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी मुसीबत उनकी वजह से क्रिएट हुई है उसके वो खुद ही उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो फर्म की जहाँ पर बात आ जाएगी तो उसमें सभी साझेदारों का दायित्व उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है, साझेदारी फर्म का समापन किस दशा में माना जाता है। यानी कि यहाँ पे साझेदारी की समापन की बात नहीं हो रही है दोस्तों। देखिए, साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में बहुत अंतर होता है। साझेदारी का समापन का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक साझेदारों का आपसी संबंध टूट जाता है, जैसे कि कोई साझेदार दिवालिया हो गया या कोई साझेदार साझेदारी फर्म छोड़ के चला गया है, तो उस कंडीशन में हम मानेंगे कि साझेदारी का समापन हो गया है और पुराने पार्टनर चाहे तो नए पार्टनर की एंट्री करके पुराने नाम से ही अपने फर्म को चला सकते हैं। लेकिन जब सभी साझेदारों का संबंध, यानी कि जो 50 साझेदार मैक्सिमम अलाउ हैं, उन 50 साझेदार का संबंध जब एक दूसरे से टूट जाता है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि साझेदारी का समापन नहीं हुआ है बल्कि फर्म का समापन हो गया है। अब वो फर्म अपने पुराने नाम से व्यापार न करके नए फर्म की स्थापना करने के बाद नए नाम से व्यापार करेगी। तो ये दोनों में अंतर था, डिफरेंस था। आइए, पहला ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि साझेदार का प्रवेश होने पर, बी है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, सी है साझेदारी की अवधि समाप्त होने पर, डी है साझेदारी में हानि होने पर। आइए थोड़ा ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि साझेदारी फर्म का समापन किस दशा में माना जाता है। देखिए, जब साझेदारी में कोई भी साझेदार में जब साझेदार कोई नया प्रवेश करता है, यानी जब कोई न्यू पार्टनर आता है, तो उस कंडीशन में साझेदारी समाप्त नहीं होती है, बल्कि साझेदार क्या करते हैं, पुराने वो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं और संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। बी ऑप्शन है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। अभी मैंने बताया कि अगर कोई साझेदार साझेदारी फर्म से अपना रिटायरमेंट ले रहा है, तो उस कंडीशन में साझेदारी समाप्त नहीं होगी, बल्कि पुराने साझेदार उसमें रिटायरमेंट पार्टनर को शामिल करके भी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद उसका रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। सी है साझेदारी की अवधि समाप्त होने पर, और डी है साझेदारी में हानि होने पर। यानी डी जो ऑप्शन है कि साझेदारी में हानि होने पर साझेदारी फर्म का समापन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, बल्कि साझेदारी की अवधि जब समाप्त हो जाती है, यानी कि अगर एक अवधि वाली साझेदारी हम बना रखे हैं 2 महीने की, 4 महीने की, 10 महीने की, और जैसे ही हमारा वो टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी साझेदारी या फर्म की समाप्ति अपने आप ही हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 13 है, पूंजी खाता किस दशा में खोला जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा व्यापार है, कौन सा ऐसा व्यवसाय है कि उस व्यवसाय में कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है और हम उस खाते को खोलते हैं, जिसमें उस खाते में हमारे पार्टनरों की जो पूंजी होती है उसमें दिखाया जाता है। तो साझेदारी व्यवसाय में पूंजी खाते की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? कैपिटल अकाउंट की जो है ये अपने पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप टाइप के बिजनेस में हमको ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि साझेदारी विलेख यानी कि साझेदारी संलेख भी आप इसको कह सकते हैं कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति के मामले में आहरण पर लगने वाले ब्याज का नियम क्या है? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि अगर साझेदारी फर्म में साझेदारी संलेख को नहीं बनाया गया है तो सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके, यानी कि एक वो कंडीशन है, जैसे अगर कोई साझेदार साझेदारी फर्म को ऋण देता है तो उसको प्रति वर्ष उस पर 6% के वार्षिक ब्याज उसको मिलेगा। इसके अलावा उसको साझेदारी फर्म से किसी भी पार्टनर को कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, किसी भी पार्टनर को कुछ नहीं मिलने वाला, ये आप समझ लीजिए। तो क्वेश्चन में है कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति के मामले में आहरण पर लगने वाला ब्याज क्या क्या नियम है? जब हमने साझेदारी संलेख बनाया ही नहीं है और जब उसमें हमने तय नहीं किया है कि जब कोई पार्टनर फर्म से ड्राइंग करेगा, आहरण करेगा, तो उससे जब आहरण की राशि वसूल की जाएगी तो वसूली राशि के साथ साथ कितने प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाएगा, जब हमने इस कंडीशन को लिखा ही नहीं है तो हम उससे क्या लेंगे? हम कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं होने जाना है। मैंने बताया ना कि सिर्फ वो 6% ब्याज को छोड़ करके बाकी कुछ नहीं होने जाने वाला है। न कि साझेदारी को कोई वेतन दिया जाएगा, न कोई कमीशन दिया जाएगा, चाहे कोई कितनी भी मेहनत कर ले। यानी कि मतलब ये हुआ कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में सिर्फ वो 6% ब्याज वसूल करने का ही अधिकार किसी पार्टनर को रहेगा, वो भी 6%, न कि 5, न कि 7, सिर्फ और सिर्फ 6%। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में किसी को कोई राइट नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसको कोई ब्याज वसूला नहीं जाता है और न ही उसको कोई ऐसे पैसा या वेतन या कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में आहरण पर लगने वाले ब्याज का नियम क्या है? तो नियम यही है कि कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15 है कि साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? यानी कि एक साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? एकाकी व्यापार में तो एकाकी व्यवसाय में व्यापारी का दायित्व असीमित होता है, क्योंकि जो भी व्यापार में लाभ और हानि होती है वो उसी के द्वारा सहन किया जाता है। ठीक है, और साझेदारी फर्म में भी सभी साझेदार अपनी पूंजी लगाते हैं और कोई भी साझेदार एक दूसरे साझेदार पे वाद प्रस्तुत कर सकता है और अपने कार्यों से बद्ध कर सकता है। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि असीमित हो जाएगा। यानी कि एक साझेदारी फर्म में साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। देखिए, एकाकी व्यापार में और साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, लेकिन अगर बात आ जाएगी कि सीमित साझेदारी में दायित्व कैसा होता है, तो एक कुछ साझेदारों का सीमित रहने के साथ साथ कुछ साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। तो फिलहाल यहाँ पे साझेदारी का दायित्व पूछा है, तो साझेदारों का दायित्व अपने फर्म के प्रति अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, किसी अस्पष्ट समझौते के अभाव में साझेदार को प्राप्त होगा? यानी कि अगर हमने साझेदारी फर्म बना लिया और हमने आपस में ये तय नहीं किया है कि किस साझेदार को कितना लाभ मिलेगा, किस साझेदार को कितनी हानि मिलेगी, या किस साझेदार को कितना वेतन दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, या कोई साझेदार ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको क्या दिया जाएगा, अगर हमने बैठ करके इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया है, सोच विचार नहीं किया है, कोई डिस्कशन नहीं किया है पार्टनरशिप फर्म को बनाने पे, या कोई लिखित समझौता नहीं किया है, तो इस कंडीशन में आप ये समझ लीजिए कि उनको जो कुछ भी मिलेगा वो लाभ हानि में बराबर हिस्सा मिलेगा। ऑप्शन नंबर
ए इज़ द राइट आंसर, यानी किसी अस्पष्ट समझौते के अभाव में साझेदार को प्राप्त होगा वो लाभ हानि में बराबर हिस्सा ही प्राप्त होगा। चाहे कोई पार्टनर 1 लाख पूंजी लेकर के आए, कोई पार्टनर 5 लाख लेकर के आए, कोई 10 लाख लेकर के आए, इससे मतलब नहीं है। अगर हमने आपस में समझौता नहीं किया है कि हमारा लाभ किस अनुपात में बटेगा और साझेदारी संलेख को नहीं बनाया है, पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया है, तो उस कंडीशन में सभी पार्टनर बराबर बराबर अनुपात में अपने लाभ और हानि को बांटने की कोशिश करेंगे और बांटा भी जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि गार्नर बनाम मरे के नियम के अनुसार किसी साझेदार के दिवालिया होने के कारण हुई हानि को अन्य साझेदार में बांटा जाना चाहिए उनके। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि गार्नर बनाम मरे का नियम कहाँ का है। ये इंग्लैंड का है, जो कि 1903 में ये मैटर हुआ था। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गार्नर बनाम मरे का मैटर कब हुआ था, तो 1903 में हुआ था। और तीसरे पार्टनर का इसमें क्या नाम था जो दिवालिया करार दिया गया था, तो उसका नाम शायद फिलिक्स था, फिलिक्स ऐसे ही कुछ करके नाम था, ठीक है। बाकी तो ये हमारे गार्नर और मरे थे। तो यानी कि कोर्ट ने उसमें यह फैसला दिया था कि जो भी व्यापार की हानि हुई है उस साझेदार के दिवालिया हो जाने के बाद, तो कोर्ट ने उसमें यह ऑर्डर दिया था गार्नर बनाम मरे के कि उनके अनुपात को पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा, या जो भी हानि हुई है उसकी वजह से वो अपने अपने पूंजी के अनुपात में लाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये मसला 1903 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फर्म का एक साझेदार दिवालिया हो जाता है, इससे हुई हानि को अन्य साझेदारों द्वारा किसमें वहन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है कि साझेदारी संलेख बनाया गया है नहीं बनाया गया है, बस एक फर्म चल रही थी और वो फर्म, ठीक है, एक फर्म जो है वो दिवालिया हो जाती है, फर्म का एक साझेदार दिवालिया हो जाता है, तो इससे हुई हानि को अन्य साझेदारों द्वारा वहन किया जाएगा। यानी कि हमने कोई लेखा जोखा या कोई मौखिक या लिखित साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि लाभ विभाजन के अनुपात में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी जो साझेदार दिवालिया हो गया है, इस कंडीशन में शेष बचे हुए साझेदार अपने लाभ विभाजन के अनुपात में ही उसको पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, किसी व्यावसायिक क्रिया में कर्ता को छोड़कर शेष व्यक्तियों का दायित्व तो सीमित होता है। यानी कि ऐसी व्यावसायिक क्रियाएं जिसमें किसी एक व्यक्ति का दायित्व तो असीमित होता है और बाकी जितने भी वन टू ऑल पर्सन होते हैं उनका दायित्व तो सीमित होता है, तो वो उसको हम कहते हैं संयुक्त हिंदू परिवार। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जब कोई भी पुरुष बच्चा जन्म लेता है इस व्यापार में, वो जन्म लेते ही व्यवसाय में अपना हिस्सेदार बन जाता है और मुखिया को छोड़कर शेष बचे सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, सिर्फ मुखिया का दायित्व जो है वो असीमित होता है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी चैप्टर वाइज MCQs चाहिए तो वो कमेंट करके मुझको बताए, मैं उसको कर दूंगा। आने वाली वीडियो हमारे सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड होगी। कुछ क्वेश्चन बच गए थे अभी थ्योरेटिकल टाइप के, तो मैंने उसमें इंक्लूड भी करने की कोशिश किया हूँ। देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, एक फर्म का विघटन हो जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी दशा है जब एक साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, यानी फर्म की समाप्ति हो जाती है, फर्म किसी काम करने लायक नहीं रह जाता है और फर्म में सभी सदस्यों का दायित्व एक दूसरे से, यानी 50 जो सदस्य होते हैं सबका दायित्व एक दूसरे से टूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है किसी एक साझेदार की मृत्यु होने पर, बी है किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, सी है किसी एक साझेदार के दिवालिया हो जाने पर, डी है एक साझेदार को छोड़कर अन्य सभी साझेदारों के दिवालिया हो जाने पर। तो जैसा कि मैंने बतलाया था कि अगर साझेदारी फर्म चल रही है, किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में सिर्फ साझेदारी की समाप्ति होती है, बल्कि साझेदारी फर्म की समाप्ति नहीं होती। पार्टनर चाहें तो किसी न्यू पार्टनर की एंट्री करवा करके अपने व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं।
बी है किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, वही सेम कंडीशन है कि अगर कोई रिटायरमेंट ले रहा है पार्टनर तो उसको लेने दिया जाए और नए पार्टनर को शामिल करके फर्म अपने पुराने नाम से कारोबार को कर सकती है। सी है किसी एक साझेदार के दिवालिया हो जाने पर, कोई बात नहीं है, अगर एक साझेदार फर्म में दिवालिया हो गया तो उसकी जगह दूसरे साझेदार को रख करके हम अपने पार्टनरशिप फर्म को पुराने नाम से ही चला सकते हैं। डी हमारा कह रहा है कि एक साझेदार को छोड़कर अन्य सभी साझेदारों के दिवालिया हो जाने पर, तो यानी कि अगर एक साझेदार हमारा बच गया है पार्टनरशिप फर्म में तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो पार्टनरशिप नहीं रहेगी, क्योंकि 49 साझेदारों का जो दायित्व है वो सबका आपस में चाहे तो टूट चुका है या तो वो सब के सब दिवालिया हो गए हैं। तो इस कंडीशन में हमारी पार्टनरशिप फर्म की समाप्ति होगी और पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी और पार्टनर दोबारा इससे बिजनेस शुरू नहीं कर पाएंगे। वो जब आप शुरू करेंगे तो अब न्यू नेम के साथ न्यू पार्टनर के साथ अपने बिजनेस को चलाएंगे। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। बस आप चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम सब मिलेंगे पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। दोस्तों बहुत मज़ेदार होने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी टीजीटी पीजीटी या स्पेशली वन लाइनर एमसीक्यूज कॉमर्स के जिस भी कंपटीशन में आते हैं आप इसको देख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।